नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RBSC ऑनलाइन क्लासेज में। हम बात करेंगे आपके आज सामाजिक विज्ञान के बारे में, जिसमें अपन पढ़ेंगे अध्याय यानी पाठ 5वां, जिसके अपन पढ़ेंगे लोकतंत्र के बारे में। तो देखो, लोकतंत्र की पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे और बिल्कुल आपको कहीं आसान से भाषा में आपको समझाएंगे ताकि आपको आसानी से याद रह जाए। आपको करना क्या है, इस वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि ये जो लेसन है आपके 5 अंक का है। कितने अंक का? 5 अंक का, जिसमें एक 4 नंबर का और एक 1 नंबर का प्रश्न आएगा। तो अपन इस तरह से इसको कवर करेंगे कि 1 नंबर वाला भी प्रश्न कवर हो जाए और साथ में 4 नंबर वाला तो कवर होना ही होना है। तो 5 नंबर आपकी परीक्षा में क्या मायने रखते हैं, आप इसको अच्छी तरह जानते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले लोकतंत्र का अर्थ क्या है यहां से। तो देखो, लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है। लोकतंत्र को देखो, लोकतंत्र तो कहते ही कहते हैं, साथ में इसको जनतंत्र भी इसका दूसरा नाम है, या प्रजातंत्र, तीनों एक ही नाम है। लोकतंत्र भी कह दो, जनतंत्र भी कह दो, या प्रजातंत्र, तीनों एक ही नाम है। ठीक है। अब देखो, इसका अंग्रेजी का हिंदी अनुवाद बनाया गया। अंग्रेजी में इसको कहते हैं डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी को ही हिंदी में क्या कहते हैं? लोकतंत्र, जनतंत्र या प्रजातंत्र। इंग्लिश का हिंदी मीनिंग ये बनाया गया है। अब देखो, जो डेमोक्रेसी है वो कौन सी भाषा से लिया गया है? ग्रीक भाषा से शब्द लिया गया है। दो टुकड़ों से मिलकर, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, डेमोस और क्रेटिया से। डेमोस और क्रेटिया से मिलकर बना हुआ है। डेमोस का मतलब होता है जनता और क्रेटिया का मतलब होता है शक्ति कह दो या शासन कह दो। शक्ति भी कह सकते हैं और शासन भी कह सकते हैं। तो दो शब्दों से मिलकर बना है, शक्ति और शासन से, या शासन इसको कह सकते हैं। तो देखो, अगर इसका अपन डेमोक्रेसी का अर्थ निकाले तो क्या हो जाएगा? जनता की शक्ति या जनता का शासन कह सकते हैं। जनता का शासन या जनता की शक्ति, यानी ऐसा देश जहां पर जनता ही शासन करती है वो क्या कहलाता है? जनतंत्र कह दो, लोकतंत्र कह दो, या प्रजा। देखो, यहाँ पर लोक का अर्थ भी क्या होता है? जनता। जन का अर्थ तो जनता होता ही होता है। प्रजा का मतलब भी क्या होता है? जनता। ठीक है। और तंत्र का मतलब शासन, यानी जनता का शासन। तो यानी आपसे पूछे, डेमोक्रेसी का अर्थ होता है जनता की शक्ति या जनता का शासन। अब देखो, इसके अंतः संबंधित अर्थ निहित है। इस शब्द के अंदर कौन कौन से अर्थ निहित है? ये देखो, 3 शब्द इसके अंदर इसके अर्थ प्रकट कर रहे हैं। ये भी इसके अर्थ इसके अंदर ही अर्थ प्रकट कर रहे हैं। यह है निर्णय लेने की एक विधि है, यानी ये क्या है? एक निर्णय लेने की विधि है। यानी आपको किसी बारे में निर्णय लेना है तो उसके बारे में ये उसकी विधि है। यह निर्णय लेने के सिद्धांत का एक समूह है, यानी बहुत सारे सिद्धांतों का क्या है? एक समूह है। क्या कौन समूह है? लोकतंत्र। लोकतंत्र एक निर्णय लेने की विधि है। एक तो लोकतंत्र निर्णय लेने की विधि हो गया, एक दूसरा क्या हो गया? लोकतंत्र सिद्धांतों का समूह है, यानी बहुत सारे सिद्धांत मिलकर एक समूह बनाते हैं। और तीसरा है यह, यानी यह आदर्शात्मक मूल्यों से संबंधित अवधारणा है। इसके बाद देखो, लोकतंत्र का अंत सिर्फ शासन से ही नहीं है, किसी देश के शासन से ही नहीं है। वर्ण के अनुसार, यानी वंश के अनुसार, उसके अनुसार क्या है? लोकतंत्र एक ऐसा शब्द है जिसके अनेक अर्थ हैं, यानी इस लोकतंत्र शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं। इसके साथ ही भावनात्मक अर्थ भी जुड़ा हुआ है, यानी इसके बहुत सारे अर्थ तो है ही है, साथ में इसका एक भावनात्मक, यानी जो भावना से जुड़ा हुआ अर्थ भी क्या है? इसके साथ निहित है, इसी के अंदर जुड़ा हुआ है। अब अपन देखते हैं लोकतंत्र के विभिन्न रूप होते हैं। तो इसको अधिक ज्यादा समझने के लिए अपन क्या समझते हैं? इस लोकतंत्र के अलग अलग रूपों को समझते हैं ताकि अपने को लोकतंत्र अच्छे से समझ में आए। तो देखो, लोकतंत्र को 4 रूप में विभाजित किया है। एक राजनीतिक लोकतंत्र, एक है सामाजिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र और नैतिक लोकतंत्र। ये 4 इसके प्रकार हैं। हम इसको अपन क्या करेंगे? डिटेल में पढ़ेंगे चारों के चारों को। तो देखो, सबसे पहला है राजनीतिक लोकतंत्र। तो देखो, राजनीतिक लोकतंत्र का मतलब क्या है, इसको अपन डिटेल में समझते हैं। देखो, प्राचीन जो इसका नाम था, यानी अतीत में इसको किस नाम से जानते थे? व्यक्तिवादी लोकतंत्र। राजनीतिक लोकतंत्र को पुराने नाम क्या था? व्यक्तिवादी लोकतंत्र, यानी इसका प्राचीन नाम था व्यक्तिवादी लोकतंत्र। आधुनिक नाम, यानी अभी वर्तमान में क्या नाम से ये प्रचलित है? उदारवादी लोकतंत्र। इसको क्या कहते हैं? उदारवादी लोकतंत्र। और इसके अन्य नाम भी हैं, जैसे ये इसकी उत्पत्ति लोकतंत्र की मानते हैं पश्चिमी देशों से हुई है। लोकतंत्र की उत्पत्ति कहां से हुई है? पश्चिमी देशों से। तो इसके लिए इसको क्या कहते हैं? पश्चिमी लोकतंत्र भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? पश्चिमी लोकतंत्र भी कहा जाता है कभी कभी। इसके बाद में है मार्क्सवादियों ने इसे क्या नाम दिया? पूंजीवादी। जो मार्क्सवादी थे, यानी मार्क्सवादी थे, उन्होंने इसको नाम दिया पूंजीवादी। उनको ये नाम आसान लगा पूंजीवादी, तो उन्होंने क्या नाम दे दिया इसका? पूंजीवादी। तो ये इसके नाम है। देखो, प्राचीन नाम क्या है? व्यक्तिवादी लोकतंत्र। तो यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन आपको क्लियर करना है। प्राचीन नाम व्यक्तिवादी लोकतंत्र, आधुनिक नाम उदारवादी लोकतंत्र। अन्य नाम कौन से हैं? पश्चिमी लोकतंत्र, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति क्या हुई है? पश्चिमी देशों से हुई है, इसलिए पश्चिमी लोकतंत्र। और
पूंजीवादी लोकतंत्र इन्होंने मार्क्सवादियों ने इसको नाम दिया था पूंजीवादी लोकतंत्र। अब देखो इसके बाद में है उदारवादी विचारकों में राजनीतिक लोकतंत्र के दो रूप उल्लेखित किए गए हैं। यानी जो उदारवादी विचारक थे उन्होंने क्या किया, इसके दो रूप बताए लोकतंत्र के। कौन कौन से? राज्य के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र और शासन के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र। यानी एक तो राज्य के एक प्रकार के रूप में और दूसरा शासन के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र। इसमें देखते हैं जो पहले अपने दो प्रकार पढ़े थे उसमें देखते हैं राज्य के एक प्रकार के लोकतंत्र का अर्थ क्या है। इसका अर्थ है लोकतांत्रिक राज्य। यानी राज्य के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र का अर्थ है लोकतांत्रिक राज्य से है, यानी लोकतांत्रिक राज्य से। अब देखो इसका मतलब क्या होता है पूरे डिटेल में जानते हैं। तो इस अवधारणा के अनुसार प्रभुसत्ता का निवास जनता में होता है। प्रभुसत्ता मतलब पूरा का पूरा शासन किसके हाथ में होता है? जनता के हाथ में होता है। यानी वो सारा का सारा शासन जनता के हाथ में होता है। जनता सरकार का निर्माण, नियंत्रण और पदच्युत की शक्ति होती है। यानी जनता के अंदर ही सरकार, यानी अपने जो चुनाव होते हैं अपन क्या करते हैं, अपन ही जनता को सरकार को चुनते हैं। यानी अपन जनता सरकार को चुनती है, उसका नियंत्रण करती है, सरकार को पूरा नियंत्रित करती है और पदच्युत की शक्ति भी प्राप्त है। यानी अपन चाहे तो क्या कर सकते हैं, उसको पद से हटा भी सकते हैं। सरकार को पद से क्या है, पहले भी हटा सकते हैं। ये सारी की सारी शक्ति किसके अंदर निहित होती है? ये अपने जनता के अंदर। तो ये है लोकतांत्रिक राज्य से। उसके बाद है शासन का एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र का अर्थ है लोकतांत्रिक शासन। जैसे ये था लोकतांत्रिक राज्य उसी प्रकार है लोकतांत्रिक शासन। तो ये क्या है, इसका सैद्धांतिक रूप है। ये क्या है, शासन का सैद्धांतिक रूप है, दूसरा शासन के सैद्धांतिक रूप है। लोकतांत्रिक शासन के दो प्रमुख कार्य हैं। लोकतांत्रिक शासन के क्या है, दो प्रमुख कार्य हैं। कौन कौन से हैं देखो, एक तो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का दूसरा नाम है शुद्ध लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष को दूसरा नाम कहते हैं प्रतिनिधि लोकतंत्र। अब यहाँ इसको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष को अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर बात कर लेते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के भी दो रूप प्रचलित हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के क्या है, दो रूप, एक तो है संसदीय लोकतंत्र और एक है अध्यासात्मक लोकतंत्र। अध्यक्षात्मक लोकतंत्र, ये दो इसके रूप हैं, किसके? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के। उसके बाद है राजनीतिक लोकतंत्र की मुख्य या आधारभूत मान्यताएं क्या है। जो आधारभूत मान्यताएं हैं राजनीतिक लोकतंत्र की वो क्या है, जो आधारभूत मान्यताएं इसकी वो देखते हैं। तो यह उदारवादी संविधानवाद में विश्वास करता है। यानी उदारवादी संविधान का मतलब क्या होता है, सबकी समानता के बारे में यह संविधानवाद, यानी संविधान के अनुसार जो बात कही गई है सबकी समानता की, उसके अंदर विश्वास करता है। दूसरा है प्रभुसत्ता का निवास जनता में होता है। ये अपन पढ़ती हैं, सारा का सारा शासन होता है वो किसके हाथ में होता है, जनता के हाथ में माना जाता है, ये होता है। राजनीतिक लोकतंत्र का सैद्धांतिक पक्ष, यानी सैद्धांतिक पक्ष तो है लोकतांत्रिक राज्य और इसका व्यवहारिक पक्ष है वो है लोकतांत्रिक शासन। क्या है, लोकतांत्रिक शासन। देखो राजनीतिक लोकतंत्र का एक पक्ष अपन पढ़ा था लोकतांत्रिक राज्य और एक पढ़ा था लोकतांत्रिक शासन। तो ये लोकतांत्रिक राज्य है वो तो सैद्धांतिक पक्ष है और इसका व्यवहारिक पक्ष है वो है लोकतांत्रिक शासन। उसके बाद है जनता शासन को नियुक्त, नियंत्रण और हटा सकती है। जनता क्या कर सकती है, शासन को मतलब सरकार को नियुक्त भी कर सकती है, उसका नियंत्रण भी कर सकती है और उसको हटा भी सकती है। ये कौन कर सकता है, जनता। तो इसको अपन पहले पढ़ चुके हैं, बात कर चुके हैं। यह साध्य नहीं, एक साधन है। ये कोई साध्य नहीं है, ये क्या है, एक इस तरह का साधन है जो सारा का सारा क्या करता है, नियंत्रण करता है अपने देश को। यानी प्रजा इसको क्या करती है, नियंत्रित करती है। नियंत्रित करने का साधन है राजनीतिक लोकतंत्र। तो देखो सामाजिक लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, समाज का लोकतंत्र। यानी समाज में एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र को ही सामाजिक लोकतंत्र कहा जाता है। यानी समाज में एक प्रकार के रूप में, यानी समाज में एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र क्या होता है, सामाजिक लोकतंत्र। सामाजिक लोकतंत्र का प्रमुख साक्ष्य सामाजिक समता की भावना है। यानी क्या है इसका मतलब, सामाजिक समता की भावना है। यानी सामाजिक समता का मतलब क्या होता है इसका देखते हैं। अगर अपन इसको शॉर्ट में समझे तो देखो सामाजिक समानता का मतलब ये होता है कि अपन किसी व्यक्ति के बीच में नस्ल, रंग, जाति, धर्म, भाषा, लिंग, धन, जाति आदि के आधार पर विभेद नहीं करें, एक दूसरे से भेदभाव नहीं करें। यानी जाति के लेकर भेदभाव जो होता है, रंग को लेकर जो भेदभाव होता है, ठीक है, अमीर और गरीब को लेकर जो भेदभाव होता है, उस तरह के भेदभाव नहीं होने चाहिए। सब में समानता होनी चाहिए, एक जैसे सारे के सारे। इसका अर्थ यह है कि सभी व्यक्तियों को समाज में समान महत्व प्रदान होना चाहिए। यानी सभी व्यक्तियों को समाज के अंदर जितने भी लोग हैं उनको क्या होना चाहिए, समान महत्व प्राप्त होना चाहिए। नहीं, सभी के सभी को महत्व एक जितना ही मिलना चाहिए। व्यवहार में सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए दो बातें की गई हैं। यानी व्यवहार में, यानी जो वास्तव में
जो समाज को व्यवहार में जो लोकतंत्र है उसके लिए 2 बातें कही गई है। पहली बात है धर्म, जाति, नस्ल, भाषा, लिंग, धन आदि के आधार पर समाज में मौजूद विशेषाधिकारियों द्वारा व्याख्या का अंत किया जाए। यानी इसके आधार पर जो भेदभाव होते हैं समाज के अंदर, धर्म को लेकर, जाति को लेकर, नस्ल को लेकर, भाषा को लेकर, लिंग को लेकर, धर्म को लेकर, यानी लिंग में महिला को कम महत्व दिया जाता है पुरुषों की तुलना में, धन को कोई अमीर और गरीब को कम महत्व दिया जाता है, नस्ल से रिलेटेड, जाति से कौन सी जाति का है उससे, धर्म से रिलेटेड। तो इनसे क्या होता है, इस व्यवस्था को क्या किया जाए, अंत किया जाए, इनको खत्म किया जाए और सबको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। सभी व्यक्तियों को सामाजिक प्रगति में समान अवसर प्रदान, यानी समाज में जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे युग आगे बढ़ रहा है तो सबको एक साथ लेकर आगे युग बढ़ना चाहिए। ऐसे नहीं है कि जो गरीब है उनको पीछे छोड़ दिया जाए, बाकी अमीर आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो इससे क्या होता है, देश का विकास उतना ही धीरे होगा। इसके बाद अगला जो रूप है लोकतंत्र का वो है आर्थिक लोकतंत्र। कौन सा है, आर्थिक लोकतंत्र। तो आर्थिक का मतलब अर्थव्यवस्था से। अर्थव्यवस्था के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र को ही क्या कहते हैं, आर्थिक लोकतंत्र कहा जाता है। यानी अर्थव्यवस्था के एक प्रकार के रूप में, अगर समाज के एक प्रकार के रूप में हो तो सामाजिक, ठीक है। और जो अपन देखते हैं इसके बारे में, वर्तमान आर्थिक लोकतंत्र, यानी वर्तमान आर्थिक लोकतंत्र किसका है, मार्क्सवादियों एवं समाजवादी जो समाजवादियों ने वो प्रस्तुत किया है। यानी जो वर्तमान आर्थिक लोकतंत्र है वो किसके अनुसार, मार्क्सवादियों और समाजवादियों ने प्रस्तुत किया है। जबकि 18वीं और 19वीं सदी में जो आर्थिक लोकतंत्र था वो किसने प्रस्तुत किया था, वो व्यक्तिवादियों ने प्रस्तुत किया था। और ये दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। यानी मार्क्सवादियों और समाजवादियों ने जो आर्थिक लोकतंत्र प्रस्तुत किया था वो आर्थिक लोकतंत्र, और जो व्यक्तिवादियों ने जो लोकतंत्र प्रस्तुत किया ये आपस में क्या है, बिल्कुल एक दूसरे के अलग और एक दूसरे के विपरीत हैं। उसके बाद में अपन बात करें नैतिक लोकतंत्र की, तो नैतिक लोकतंत्र का क्या मतलब होता है, कुछ विद्वानों ने लोकतंत्र को एक नैतिक व आध्यात्मिक जीवन दर्शन के रूप में स्वीकार किया है। यानी कुछ लोगों का मानना है कि जो लोकतंत्र है वो नैतिक और आध्यात्मिक जीवन के रूप में माना जाता है। लोकतंत्र के इस प्रकार को ही नैतिक लोकतंत्र, यानी ऐसे लोकतंत्र के प्रकार को ही क्या कहते हैं, नैतिक लोकतंत्र कहा जाता है। इसकी विशेषताएं क्या है नैतिक लोकतंत्र की, इसका मतलब है इसके अंदर जो विशेषताएं वो है मानवीय नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों पर बल देना चाहिए। जो मानव के नैतिक और आध्यात्मिक मूल्य होते हैं उस पर क्या करना चाहिए, बल देना चाहिए, उसको बढ़ावा देना चाहिए। व्यक्ति की गरिमा में विश्वास करना चाहिए, किसी भी व्यक्ति की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, उस पर विश्वास करना चाहिए। और स्वतंत्रता, समानता तथा भाईचारे की भावना पर बल देना चाहिए। यानी एक दूसरे की स्वतंत्रता, समानता, यानी सभी बराबर हैं इसके ऊपर, और भाईचारे पर, यानी किसी से एक दूसरे से बैर नहीं रखना, सबको भाईचारे के साथ मिलजुल कर रहना, इसी भावना पर क्या करता है, ये नैतिक लोकतंत्र बल देता है। तो ये था नैतिक लोकतंत्र के बारे में। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें, जिससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम आगे आपके बहुत ज़्यादा उत्साह के साथ आपको वीडियो प्रोवाइड करते हैं, वीडियो उपलब्ध कराते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।